हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने रे ऑप्टिक्स के टॉपिक को। हमने कल जो रे ऑप्टिक्स का पार्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और जो अपने पास एक से ज़्यादा मीडियम अगर आ जाते हैं तो उनमें रिफ्रैक्शन जब होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो लेक्चर के अंदर देखे थे। अब आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। कि जैसे हमने रिफ्लेक्शन के अंदर देखा था कि रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, वैसे ही हम लोग यहाँ रिफ्रैक्शन के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो विद सॉल्व्ड एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम फिलहाल बात करने जा रहे हैं डेविएशन of a ray due to refraction, एंगल ऑफ डेविएशन या फिर डेविएशन ऑफ ए रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन की वजह से एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन जो है वो कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं और उस डायग्राम के बेसिस पर देखेंगे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। और ये यकीन मान के चलिए कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू जब हम रिफ्रैक्शन के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बजाय बहुत सिंपल होता है। जैसे हम यहाँ पर एक कोई सरफेस ले लेते हैं या फिर सरफेस की जगह मैं बोल लेता हूँ बाउंड्री हमने यहाँ पर ले ली है। ये जो लाइन है वो है बाउंड्री, यानी एक ऐसी लाइन जो दो मीडियम को डिवाइड कर रही है। अब इस बाउंड्री लाइन के एक तरफ अलग मीडियम है, दूसरी तरफ अलग मीडियम है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये जो मीडियम है यहाँ पर इसको बोल दिया मीडियम फर्स्ट और यहाँ पर जो मीडियम है इसको बोल दिया मीडियम सेकेंड। अब एक लाइट रे जो है वो फर्स्ट मीडियम से इधर से इस तरीके से मूव करती हुई आ रही है, ठीक है। अब ये वापस किधर जाएगी तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। एक नॉर्मल जो है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। ये मेरे पास है यहाँ पर एक नॉर्मल। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हो गया ये वाला, इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये इंसिडेंस जो रे है वो किधर जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद में, वो डिपेंड करेगा मीडियम के नेचर पर कि वो रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है या डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है। लेकिन अभी हमें केवल देखना है डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन देखना है तो मैं एक बार अपनी तरफ से ऐसे ही अज्यूम करके चल लेता हूँ कि ये लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद में इधर चली गई, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद में इधर चली गई। यहाँ पर अगर मैं एंगल देखना चाहूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर एंगल जो है उसे हमने डिनोट कर लिया स्मॉल आर से। अब हमें यहाँ पर देखना है डेविएशन। तो डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी इंसिडेंस रे अपने पाथ से कितना मुड़ गई है, कितना वो बेंड हो गई है, वो एंगल बोला जाता है डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये लाइट रे इधर चली गई लेकिन इसकी एक्चुअल जो डायरेक्शन थी वो एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, तो एक्चुअल डायरेक्शन की बात करूँ तो मैं इसी इंसिडेंस रे को अगर डॉटेड लाइन में आगे की ओर बढ़ा दूँ तो मैं बोलूँगा ये इसकी एक्चुअल मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है। इससे इतना एंगल ये बेंड हो गई, तो इतना एंगल जो ये बेंड हो गई इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कितना हो जाएगा। डायग्राम को देखो ध्यान से कि ये रहा नॉर्मल और ये रही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन।
तो अगर मैं ये वाला एंगल देखूं तो ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये जितना एंगल है क्या ये टोटल एंगल भी उतना ही होगा क्या, क्योंकि देखो अपोजिट एंगल हो गए, ये अपोजिट एंगल हो गए, तो ये एंगल आई है तो ये वाला कंप्लीट एंगल भी कितना होगा, आई ही होगा। अब मैं कहूँगा ये वाला कंप्लीट एंगल जो है वो है आई, तो आई इज इक्वल टू मैं किसके लिख देता हूँ कि ये कंप्लीट एंगल आई होना चाहिए, आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी मेरे पास, डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगी आई माइनस आर। तो अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन की वैल्यू फाइंड करनी है कि रिफ्रैक्शन के बाद में डेविएशन कितना हो गया है, तो मैं कहूँगा एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दोनों का मोड हमने यहाँ पर लगा दिया। मोड लगाने का मीनिंग क्या है कि जब ये लाइट रे जो है वो इधर बेंड हो जाएगी, तो इधर बेंड हो जाएगी तो जो मैं एंगल इससे नॉर्मल से मेजर करूँगा वो एंगल हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, कि जितना एंगल आए उसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर देखना है। हमें एंगल को मेजर करने की डायरेक्शन नहीं देखनी है यहाँ पर, ठीक है, केवल हमें क्या देखना है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड देखना है। अब ये तो है कि एक ही रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है तो एक ही एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। अगर कई सारे यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो, इफ more than one refraction takes place, then रिजल्टेंट, या मैं रिजल्टेंट के बजाय बोल लेता हूँ नेट एंगल ऑफ डेविएशन इज सम ऑफ different angle of deviation of each refraction, यानी अगर एक से ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, यानी कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, जैसे यहीं पर कोई एक बाउंड्री लाइन और आ गई तो उस बाउंड्री लाइन पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर कोई बाउंड्री लाइन आ गई उस पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी एक से ज़्यादा रिफ्रैक्शन अगर हो रहे हैं तो जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू है नेट, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो अलग अलग रिफ्रैक्शन के एंगल ऑफ डेविएशन के सम के इक्वल हो जाता है। यानी मैं नेट अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन के सम के इक्वल हो जाता है, फिर चाहे कितने भी वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहे हों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है वो समझ में आया कि हमें क्या देखना है, आई डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर एक से ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रहे हों तो अलग अलग रिफ्रैक्शन में जो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आएगी उन सबको सम कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, नेट एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करते हैं, सोल्व करके देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कीजिए आप लोग।
चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए लाइट रे is incidence on a glass sphere at an angle of incidence 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री एज सोन। डायग्राम आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, एज सोन। फाइंड द एंगल R dash E and total deviation after two refraction ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का डायग्राम जो है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। डायग्राम किस तरीके से बना रखा है इसने, ये कोई ग्लास स्फीयर है, ये इसका सेंटर हो गया ग्लास स्फीयर का। अब इस सेंटर से पास आउट होने वाली एक लाइन बना देता हूँ जिसे मैं नॉर्मल की तरह भी बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पर स्फीयर के किसी भी सरकमफेरेंस के पॉइंट पर ये जो नॉर्मल बिहेव करेगी। यहाँ पर आपको बोल रहा है एक लाइट रे आ रही है, इस लाइट रे के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दिया हुआ है वो गिवन है 60 डिग्री, और ये जो बाहर वाला एरिया है इसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू जो है वो है 1। अंदर जो ग्लास है, ग्लास के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है √3। अगर ना गिवन हो तो ग्लास की अगर बात कर ले तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कल देखा था कितना होता है, 3/2 लेंगे, लेकिन यहाँ पर दे रखा है तो उसी ही को हम लोग यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद में फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद में ये लाइट रे जो है वो थोड़ी बेंड हो जाती है, थोड़ी बेंड हो गई, और बेंड होने के बाद में ये यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर ग्लास की दूसरी सरफेस आ गई, यहाँ से वो रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद में कुछ इधर ये वापस से बेंड हो जाती है। तो ये वाला एंगल जो है वो कितना 60 डिग्री है आपके पास। तो एंगल जो है वो अलग अलग आपको बना के ये दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल बना लूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ, तो नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो वो नॉर्मल जो है वो कहाँ से पास आउट होगा, स्फीयर के लिए ध्यान में रखेंगे। जैसे हम स्फेरिकल मिरर के अंदर देखते हैं कि जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं इसकी सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर वो, जैसे हम स्फेरिकल मिरर के अंदर देखते हैं कि जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं इसकी सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर वो इसके सेंटर से पास आउट होती है। अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो एंगल आपको बोल रहा है R, ये वाला जो एंगल है ये बोल रहा है R डैश, और ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ये बोल रहा है E, ये एंगल बोल रहा है E। अब आपको यहाँ पर एंगल कौन कौन से फाइंड आउट करने हैं, एंगल फाइंड आउट करना है R डैश और स्मॉल e, और हमें और क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन। यानी फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो गया, सेकेंड रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो गया, तो दोनों रिफ्रैक्शन होने के बाद में टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा या नेट डेविएशन कितना हो जाएगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ट्राई कीजिए, देखें।
चलिए मैं ही बता देता हूँ, ईजी सा है। कैसे? सबसे पहले एक तरफ से लेके चलिए, यहाँ से, यहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन से लेके चलते हैं। एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन, अगर फर्स्ट रिफ्रैक्शन पर लेके चलें तो देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन के लिए अपने पास दो ही लो है। पहला लो यहाँ पर कोई काम का नहीं है, दूसरा लो क्या होता है? दूसरा लो होता है स्नेल्स लो। और स्नेल्स लो क्या होता है अपने पास? स्नेल्स लो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है और वो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हमने लिख लिया 1 to 2, यानी यहाँ से इसको हमने क्या बोल दिया? 1, इसको बोल दिया 2, यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर लाइट रे मूव कर रही है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, या 1 म्यू 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। म्यू 2 यानी जिस सरफेस के अंदर ये लाइट रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3, अपॉन में जिससे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1, तो √3/1। साइन आई की वैल्यू अपने पास गिवन है, इसको और इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू √3/1। साइन आई की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है एंगल ऑफ इंसिडेंस की? 60 डिग्री, तो आई की वैल्यू लिख देता हूँ साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू √3/1। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, तो उससे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो साइन आर इंटू में √3 इज इक्वल टू साइन 60 इंटू 1। साइन 60 कितना होता है? √3/2। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, साइन आर की वैल्यू आ गई 1/2। साइन आर की वैल्यू 1/2 यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 30 डिग्री वैल्यू आ गई। यानी ये जो एंगल है अपने पास, इस एंगल की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। अब ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है अपने पास। तो यहाँ पर देखो इस वाले ट्रायंगल की सिमेट्री से मैं क्या बता सकता हूँ कि ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो आर डैश जो एंगल है वो भी कितना होगा? आर डैश जो एंगल है वो भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा आपके पास कि आर अगर 30 डिग्री है तो सिमेट्री से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल आर और आर डैश दोनों इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 30 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। दो वैल्यू मिल गई अपने पास। अब जो यहाँ पर आर डैश एंगल है वो आर डैश एंगल सेकंड रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह बिहेव करेगा और ये ई बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकंड रिफ्रैक्शन पर बात करते हैं। एट सेकंड रिफ्रैक्शन, एट सेकेंड रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए मैं वो स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करूं तो मैं लिखूंगा साइन आई, आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट रे देखो सेकेंड मीडियम से वापस फर्स्ट मीडियम में आ रही है, तो सेकेंड मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? आर डैश अपॉन में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना? ई इज इक्वल टू वही लिखूंगा मैं, क्या लिखूँ अब? 2 म्यू 1, क्योंकि सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में वापस आ रही है। 2 म्यू 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? म्यू 1 अपॉन में म्यू 2। म्यू 1 यानी ये वाला मीडियम, ये वाला मीडियम ये रहा आपके पास, इसके लिए म्यू की वैल्यू 1 और म्यू 2 की वैल्यू यानी ये वाला मीडियम √3। इसको और इसको ले लो तो साइन आर डैश की वैल्यू तो अपने पास है कितनी? साइन आर डैश यानी 30 डिग्री अपॉन में ई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या बन जाएगा? √3 साइन 30 इज इक्वल टू साइन ई इंटू में 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 तो साइन ई कितना हो जाएगा? साइन ई इज इक्वल टू हो गया 1/2, √3 मल्टीप्लाई में तो
√3/2, यानी ई की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री, क्योंकि साइन में √3/2 वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान में रखना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट अपने को मिलने वाला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कितने भी रिफ्रैक्शन हो जाएं, कितने भी रिफ्रैक्शन हो जाएं, उन रिफ्रैक्शन के बाद में जब लाइट रे वापस उसी मीडियम में आती है जिस मीडियम से वो शुरुआत के अंदर आई थी, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। यानी कितने भी रिफ्रैक्शन हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। यानी कितने भी रिफ्रैक्शन हो, रिफ्रैक्शन के बाद में अगर रिफ्रैक्टेड रे वापस उसी मीडियम में आ जाती है जिस मीडियम से इंसिडेंस रे आई थी, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब बात करें, सारी चीज़ें हो गई, केवल क्या बच गया अपने पास, टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन। तो दोनों रिफ्रैक्शन के बाद में अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो मैं कहूँगा नेट एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इक्वल टू हो जाएगा अलग अलग रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन के सम के। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के अंदर अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ Δ1, तो Δ1 इज इक्वल टू क्या होता है, I माइनस R का मैग्नीट्यूड। तो I एंगल कितना है 60 डिग्री, माइनस में R की वैल्यू कितनी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 30 डिग्री, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। सेकेंड रिफ्रैक्शन में अगर एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो वही फॉर्मूला I माइनस R। अब I माइनस R देखें यहाँ पर तो देखो I कितना, I है आपके पास ये R डेस एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो I है आपके पास 30 डिग्री, माइनस में R की वैल्यू E के इक्वल थी कितनी 60 डिग्री, 30 माइनस 60 माइनस 30 हो गया, मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कितना 30 डिग्री हो गया। अब देखो नेट कितना हो जाएगा, तो नेट डेल्टा नेट यानी एंगल ऑफ डेविएशन टोटल कितना, Δ1 भी 30 डिग्री आया, Δ2 भी 30 डिग्री आया, तो अपने पास टोटल एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ना रखते हो आप तो ये 30 ये माइनस 30 एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जल्दबाजी के अंदर आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो पॉजिटिव आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन के दोनों तरफ क्या लगे हुए होते हैं, मोड लगे हुए होते हैं। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आ गया है। नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर अपने पास कोई पैरेलल स्लेब है और पैरेलल स्लेब से कोई लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद में क्या होगा, किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैं लिख रहा अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन के अंदर वो है
रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब, पैरेलल स्लैब है कोई, उससे रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पर कि जब कोई अपने पास ऐसी कोई, यहाँ पर मैं बोल दूँ, यहाँ पर ये कोई आपके पास पैरेलल स्लैब है और इस पैरेलल स्लैब के इधर जो मीडियम है इस तरफ, वो ही मीडियम अगर इस तरफ भी है, दोनों तरफ क्या हो, सेम मीडियम हो, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यानी मैं अगर डायग्राम से आपको बताना चाहूँ दो केस, तो फर्स्ट केस मैं डायग्राम बना दिया है, तो फर्स्ट केस मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। केस फर्स्ट क्या होगा कि when light ray passes through a slab, having same medium on both sides, यानी दोनों तरफ अगर एक ही मीडियम हो, दोनों तरफ एक ही मीडियम हो, ये कोई पैरेलल स्लैब है अपने पास और इस पैरेलल स्लैब के दोनों तरफ अगर एक ही मीडियम हो, यानी इधर जो मीडियम है वही इधर हो और लाइट रे जो है वो इसके थ्रू पास आउट हो रही है, तो देखो क्या होगा कि अगर कोई लाइट रे इस तरीके से मूव कर रही है यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इस नॉर्मल से वो कुछ एंगल बनाते से मूव कर रही है यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इस नॉर्मल से वो कुछ एंगल बनाते हुए आ रही है, ये वाला एंगल हमने बना दिया, इस एंगल को डिनोट कर लिया आई। तो जब वो इस स्लैब के अंदर जाएगी, तो स्लैब के अंदर जाएगी तो इधर वो इस तरीके से चली गई, ठीक है, यहाँ पर उसका वापस से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के लिए नॉर्मल ज़रूरी, नॉर्मल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, नॉर्मल हमने यहाँ पर बना दिया। अब वो रिफ्रैक्शन के बाद में किसी एंगल पर वापस से चली जाएगी, तो वो इस तरीके से चली गई। अब अगर इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ का मीडियम सेम है, दोनों तरफ का मीडियम जो है वो सेम है, जैसे ये हमने इसको अगर हम नाम दे तो ये है आपके पास मीडियम फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया ग्लास स्लैब जो है या स्लैब जो है वो आपके पास हो गई मीडियम सेकंड, और यहाँ पर आपके पास वापस जो है वो आ गया मीडियम फर्स्ट। यानी जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम के अंदर अगर वो वापस से चली गई तो क्या होगा कि व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू ए स्लैब हैविंग सेम मीडियम ऑन बोथ साइड, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम होंगे। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर दोनों तरफ सेम मीडियम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये दो जो एंगल हैं वो हम स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों एंगल की बात करें तो ये दोनों एंगल जो हैं वो हमेशा सेम होंगे। इससे पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल सोल्व किया था उसके अंदर भी मैंने आपको यही बात बोली थी कि जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में अगर वो वापस चली जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम होंगे। बीच में चाहे कितने भी मीडियम हो, लेकिन शुरुआत के अंदर और लास्ट के अंदर अगर शुरुआत और लास्ट वाला मीडियम सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा। अगर इसके लिए हम लोग सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस की बात करें, अब वो जो केस है वो सेम इसी तरीके का है
कि फर्स्ट केस के अंदर हम देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम केस सेकंड देखें तो केस सेकंड के अंदर हम लोग देखते हैं लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। अब बोले ये लेटरल शिफ्ट क्या होता है सर? तो लेटरल शिफ्ट जो है वो क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर मैं इसी डायग्राम के अंदर आपको बताना चाहूँ तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपके पास, ठीक है। अब अगर मैं डायग्राम दोबारा ही बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर अच्छे से समझ में आए। ये जैसे कोई पैरेलल स्लेब है, ठीक है। इस पैरेलल स्लेब पर कोई लाइट रे इंसिडेंस हो रही है इस तरीके से। मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया अपने पास नॉर्मल। अब ये जो लाइट रे है वो यहाँ से थोड़ी बेंड हो गई इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर वापस से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ और रिफ्रैक्शन के बाद में वो इधर इस तरीके से चली गई, ठीक है। इस तरीके से ये चली गई। तो देखो क्या क्या कंडीशन जो है वो हमें यहाँ पर देखनी होती हैं। सबसे पहली बात तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दो चीज़ें हो गई यहाँ पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो क्या होगा कि अगर मैं इस वाली जो इंसिडेंस रे है आपके पास, इस इंसिडेंस रे की ओरिजिनल डायरेक्शन देखनी चाहूँ तो ओरिजिनल जो डायरेक्शन है वो होनी चाहिए थी इस लाइन के अकॉर्डिंग। ओरिजिनल जो डायरेक्शन है वो होनी चाहिए इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा चेंज हो गया। अब रिफ्रैक्शन की वजह से चेंज हो गया तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद में, अब सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद में सेकंड रिफ्रैक्टेड रे और जो इंसिडेंस रे की ओरिजिनल डायरेक्शन है, सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो और जो इंसिडेंस रे की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो ये वाली डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। इस डिस्टेंस जो है ये d, इस d को क्या बोला जाता है? लेटरल शिफ्ट बोला जाता है। और इसकी वैल्यू अपने को कई बार वो पूछ लेता है। मीडियम जो है वो मीडियम यहाँ पर हो गए अपने पास। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। आई और आर दोनों की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। अब ये ध्यान में रखना है यहाँ पर कि अगर दोनों तरफ का मीडियम सेम है तो एंगल आई और एंगल आर सेम हो गए, लेकिन दोनों तरफ का मीडियम अगर अलग अलग है तो एंगल आई और एंगल आर सेम नहीं होंगे। दोनों तरफ का मीडियम अगर अलग अलग है तो मैं यहाँ पर मीडियम जो है इसे बोल लेता हूँ मीडियम फर्स्ट। ये जो स्लेब है ये हो गया मीडियम सेकंड, और ये वाला जो यहाँ पर एरिया है ये हो गया आपके पास मीडियम थर्ड। यानी मीडियम क्या है? अलग अलग है, तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होंगे। तो इनिशियल इंसिडेंस रे की डायरेक्शन और रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो अगर मैं बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो अगर मैं लेटरल शिफ्ट को एक डेफिनेशन से डिफाइन करना चाहूँ तो लेटरल शिफ्ट जो है इसको मैं क्या लिखूँगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस between incidence ray
एंड फाइनल रिफ्रैक्टेड रे is known as lateral shift, कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच की। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसे बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। अब अगर हमें इस लेटरल शिफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्लैब की विड्थ है वो है स्मॉल टी। स्लैब की जो विड्थ है वो कितनी है, स्मॉल टी है। और यहाँ पर एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल जो है वो अपने पास कितना लिख दिया मैंने, स्मॉल आई लिख दिया। इसको मैं स्मॉल आर की बजाय कुछ स्मॉल आर ही चलो रहने दो, ये वाला एंगल आई है तो मैं बोल लेता हूँ यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग ले लेते हैं स्मॉल ई। ये वाला जो एंगल है इसे हम ले लेते हैं स्मॉल ई। यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। अब मुझे यहाँ से स्मॉल डी की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है, तो स्मॉल डी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। तो ये इधर वाला पोर्शन नोट कीजिए आप लोग। चलिए हमें लेटरल शिफ्ट की वैल्यू यानी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेटरल शिफ्ट क्या होता है वो आपको पता हो गया। लेटरल शिफ्ट क्या है, इंसिडेंस रे की ओरिजिनल डायरेक्शन और रिफ्रैक्टेड रे के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो हम एक कंडीशन लेकर लेटरल शिफ्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हमने क्या बात की कि मीडियम अगर अलग अलग हैं तो आई और आर इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एक कंडीशन लेकर इसको सोल्व करते हैं और इसके लिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं लेटरल शिफ्ट की। तो कंडीशन जो है वो क्या लेते हैं हम लोग, इफ़ मीडियम फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम, इफ मीडियम फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम, यानी दोनों क्या है, सेम है। तो अगर दोनों सेम हैं देन एंगल आई एंड आर इक्वल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई और आर दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पर देखो हमें आई और ई के बीच में रिलेशन देखना है, या फिर अगर मैं आई यहाँ पर है ये आर यहाँ पर है, इसको मैं आई ही बोल दूँ क्योंकि अब हमने मीडियम जो है वो क्या ले लिया, यहाँ पर सेम ले लिया। तो सेम ले लिया तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, और इसको हमने क्या बोल दिया, मीडियम में फर्स्ट बोल दिया। तो ये दोनों एंगल जो है वो सेम हो गए। अब आर मेरे पास यहाँ पर रिमेनिंग है तो मैं ई की बजाय यहाँ पर आर ही डिनोट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ध्यान में क्या रखनी है कि एंगल आई और आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर मीडियम सेम है तो मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि इंसिडेंस रे की जो डायरेक्शन है
इंसिडेंस रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंस रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर पैरेलल, दोनों जो हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें लेटरल शिफ्ट की वैल्यू अब कैलकुलेट करते हैं, तो लेटरल शिफ्ट की वैल्यू डी को कैलकुलेट करने के लिए देखो, ये वाली साइड आपको स्मॉल टी दे रखी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल टी, ठीक है। ये वाला एंगल अगर मुझे देखना हो तो ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आई, तो इसके सामने अपोजिट एंगल ये टोटल हो जाएगा आई, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, तो मैं इसे एक बार बोल लेता हूँ थीटा, तो इस थीटा को देखो थीटा प्लस आई, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, तो मैं इसे एक बार बोल लेता हूँ थीटा, तो इस थीटा को देखो थीटा प्लस आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आई के इक्वल होगी। तो जो थीटा है एंगल, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई माइनस आर हो जाएगी। अब यहाँ से इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ मैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो थीटा के सामने वाली साइड जो है वो तो क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और परपेंडिकुलर के साथ 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो क्या बन जाएगी, हाइपोटेनस बन जाएगी। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में मैं इस ट्राइंगल में रिलेशन देखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा साइन थीटा, और थीटा कितना है, आई माइनस आर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, तो परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर है स्मॉल डी जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हाइपो कितना, तो हाइपोटेनस जो है अपने पास इसकी वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो इसको हम लोग एक बार एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एच। तो ये जो हाइपो है अपने पास इसकी वैल्यू हमने कितनी ले ली है, एक बार कैपिटल एच ले ली है। अब देखो अगर मुझे d की वैल्यू देखनी है तो यहाँ से d अगर मैं निकालूँ तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इसके मल्टीप्लाई में h साइन i माइनस आर, इसे हमने एक बार नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मुझे d की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, लेटरल शिफ्ट को कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल H की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, और कैपिटल H की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे ये वाला जो ट्राइंगल है यहाँ पर, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ इनको ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ACD। कौन से ट्राइंगल के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले इन ट्राइंगल ACD के अंदर, ठीक है। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ABC की। तो ABC ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो देखो थीटा के सामने, थीटा स्मॉल आर है यहाँ पर, स्मॉल आर के सामने वाली साइड क्या बन गई, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का कोई रोल नहीं है अपने पास, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो साइड है वो क्या बन जाएगी, तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड बन जाएगी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अपने पास इस वाली साइड की वैल्यू है स्मॉल टी, तो ये वाली साइड जो है वो क्या बन जाएगी, बेस। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल ABC के लिए हाइपोटेनस और बेस के अंदर रिलेशन देखना चाहूँ तो हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन किस में होता है, कोस में। तो कोस R इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपो। तो बेस जो है वो कितना, बेस है स्मॉल टी, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमने कितनी एज्यूम की थी यहाँ पर, कैपिटल H। तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल H की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो कैपिटल H इज इक्वल टू आ जाएगा T अपॉन में कोस R, ये हो गया सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ तो अपने पास स्मॉल d की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो स्मॉल d यानी लेटरल शिफ्ट जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, H की जगह लिख दिया T साइन I माइनस आर पहले से है अपने पास, अपोन में क्या आ गया, कोस R। तो अगर किसी पैरेलल स्लेब से कोई लाइट रे पास आउट हो रही है
और उसके दोनों तरफ के मीडियम सेम हैं, तो दोनों तरफ के मीडियम सेम है तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दोनों सेम नहीं है तो वो एंगल इक्वल नहीं होंगे। और क्या होगा, इंसिडेंस रे और फाइनल रिफ्रैक्टेड रे जो हैं, यानी ये वाली इंसिडेंस रे और ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और अगर हमें देखना है कि लेटरल शिफ्ट कितना हो गया, कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, d = t sin i - r अपॉन में cos r। t क्या है, t है अपने पास इस स्लेब की विड्थ, t क्या है, स्लेब की विड्थ, i क्या है, इंसिडेंस एंगल, r क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल। रिफ्रैक्शन एंगल कौन सा है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद का रिफ्रैक्शन एंगल है, ना कि फाइनल, क्योंकि फाइनल और इंसिडेंस एंगल तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये अपने पास हो गया कि पैरेलल स्लेब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।